वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। आई होप कि आज हम इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स में जितनी हम करेंगे उनमें मैक्सिमम कंसेप्ट जो हैं उसको स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लर्निंग मेथड दैट इज़ एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। क्या तो ये क्या होगा कि जाहिर है ट्रायल एंड एरर में हम किसी को ऑब्जर्व नहीं करते, इसमें गलतियां बार बार करके सीखता है बच्चा। इसमें इंसाइट यानी अचानक से कोई डिसीजन कर लेता है, और इसमें कंडीशंस के थ्रू हम उसको किसी भी चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं। तो लर्निंग बाय इमिटेशन या नकल से सीखने का जो ताल्लुक है वो बच्चे का क्या होता है, वो ऑब्जर्विंग ऑफ द बिहेवियर होता है। कि जैसे बच्चा टीचर्स की जो उसका पूरी पर्सनैलिटी है उसको कॉपी करता है, उसके शूज़ का स्टाइल, उसके बैठने का स्टाइल। तो ये क्या है, लर्निंग बाय इमिटेशन आ सकती है। या और चीज़ें जैसे बच्चा टीवी देखकर या कार्टून्स देखकर उनको इमिटेट करता है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी क्या है जी, स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, मेंटल प्रोसेस की। एंड हम ये कहेंगे तो दोनों की साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है। ठीक है। सोल क्या है, साइको और लोगोस से मिलके बना है साइकोलॉजी। तो पुराने ज़माने में इसको कहा जाता था कि ये एक सोल का इल्म है। सिंथेसिस के इज़ रिलेटेड वर्ड डोमेन। सिंथेसिस का ताल्लुक क्या होता है कि जब हम सिंथेसाइज करते हैं किसी चीज़ को, मतलब दो तीन कॉन्सेप्ट को हम जोड़ते हैं या दो तीन चीज़ों को जोड़कर कोई एक चीज़ बना देते हैं, तो उससे ये किसका पार्ट है, ये कॉग्निटिव डोमेन का अहम पार्ट है। जिसमें एक बच्चा ये समझ लें कि डिफरेंट पुर्जों को जोड़कर कोई एक नई चीज़ बना सकता होता है। ठीक है। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसकी है, वो मैस्लो ने दी है। हु वाज अ फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, तो अरिस्टोटल जो है वो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है। और ये जो अगर फिलोसफी में आता है तो ये रियलिस्ट भी है। ठीक है। और फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट भी है। तो फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये रियलिस्ट है। और साइकोलॉजी की अगर बात करें तो फर्स्ट साइकोलॉजी, उनकी इन्होंने पहली किताब साइकोलॉजी पढ़ी, इन्होंने लिखी है। फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी है वो एरिक्सन है। चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें और डेवलपमेंट स्टडी जो की है वो इन तमाम ने की है। पेरेंट्स की होती है, सोल की होती है, इन्वायरमेंट की होती है। क्यों? क्योंकि ये तमाम चीज़ें यूज़फुल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं उनको भी वो पता चल जाता है अपने बच्चे के बारे में, स्कूल्स को भी पता चल जाता है, और इन्वायरमेंट जो है उससे क्या चीज़ें हासिल हो रही हैं ये तमाम चीज़ें भी पता चल जाती हैं। लर्निंग का मतलब क्या है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। ये याद रखिएगा कि बच्चा जब थ्रू एक्सपीरियंस एक चीज़ को सीखता है तो वो परमानेंट चेंज उसके बिहेवियर में आ जाता है, और इसको हम लर्निंग कहते हैं। अनदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ठीक है जी। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और इसके अलावा एक सेंसरी मेमोरी होती है। ये याद रखिएगा आप। द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन टू मेजरमेंट ऑफ द सेम थिंग, तो वो क्या होगी, रिलायबिलिटी होगी। रिलायबिलिटी क्या होती है, जब भी कंसिस्टेंसी हो दो चीज़ों में तो हम कहते हैं ये रिलायबल है, यानी कि जब सेम रिजल्ट आ रहे हों। मिसाल के तौर पर दो टेस्ट लिए हैं, एक में बच्चे ने 20 लिए, दूसरे में 20 लिए, तो हम कहेंगे टेस्ट इज़ रिलायबल बिकॉज हमें आउटपुट सेम मिल रही है। लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टार्ट द एज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ये जो स्टेजेस हैं ये चारों की चारों पियाजे ने दी हैं, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट पे आती है, फिर प्री ऑपरेशन आती है, फिर कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन आती है। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये 0 से 2 ईयर्स की होती है, 2 to 7 ईयर्स या आसपास उसके हम लगा सकते हैं। प्री जो हमारे ऑपरेशनल स्टेज होती है, फिर उसके बाद ऑनवर्ड 7 से 11 साल ये वाली स्टेज होती है, और फिर ये अडल्ट एज समझ सकते हैं आप। द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग वाज इनिशिएटेड बाय, ये गुल्फर्ड ने दिया था हमें। ठीक है। Translation, concrete experience development of logical thinkings are given by Piaget. A test designed to know the student's position in group is called, कि क्या करते हैं हम, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, कि जब बच्चों ही के ग्रुप में से हम पोजीशंस फाइंड आउट करेंगे तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट, टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड एक्चुअल, और पोटेंशियल एबिलिटी टू लर्न इन द डिफाइंड। देखिए जब भी एक शख्स में
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी हो, किसी नई इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की एबिलिटी हो, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्टली थिंक कर सकता हो, एक्चुअल और जो पोटेंशियल एबिलिटी उसमें मौजूद हो, तो यानी कि वो किसी भी चीज़ को लर्न कर सकता हो, डिफाइन कर सकता हो, इट्स मीन कि वो इंटेलिजेंट बच्चा है या इंटेलिजेंट पर्सन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियर थ्योरी, तो वॉटसन है। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि बिहेवियर थ्योरी जो है वॉटसन ने दी थी। एंड कंक्रीट ऑपरेशन का जो है अकर्स होता है वो 7 से 12 की एज में, मैंने अभी बता दिया था। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इन द यूजफुल फॉर टीचर, क्यों टीचर के लिए ज़रूरी है अभी हमने बात की थी, पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन हमने कहा था कि इसकी स्टडी जो ज़्यादा यूज़फुल होगी वो टीचर्स के लिए भी होगी, पेरेंट के लिए भी होगी, और हमने नेक्स्ट बात की थी इन्वायरमेंट के लिए भी होगी। तो टीचर्स इसमें सबसे ज़्यादा मेन यूज़फुल होता है अगर आपके पास ऑप्शन इस तरह से अलग अलग आ जाएँ। टू विच ग्रुप इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्लाई टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं वो होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। फॉर कंडीशनिंग टू अकर द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इवेंट इज USURCR, क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स एंड कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। इन पेवलोव एक्सपेरिमेंट विच डॉग्स द बेल प्रायर टू कंडीशन वाज द न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, कि जब भी वो बेल थी जो कि कंडीशन से पहले बजाई जा रही थी वो न्यूट्रल थी, उसका कोई काम नहीं था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद माइंड एंड हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं तो वो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस एंड देन इवेल्युएशन। तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, 6। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स, ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशन का होगा। पीरियड फ्रॉम 12 एंड ऑनवर्ड इज दैट फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस होंगी हमारे पास, राइट। और चाइल्ड फॉरगेट्स अ थिंग आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड जो होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। चाइल्ड थिंक लॉजिकली, तो लॉजिकली हमने पढ़ा था कॉन्क्रीट ऑपरेशन में होता है। चाइल्ड डिस्क्राइब करता है अपने आप को अनसिस्टमेटिकली, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में डिस्क्राइब करेगा, मतलब वो चीज़ें बयान कर देता है। 2 से 7 साल का बच्चा आपको पता है, लेकिन कोई सिस्टमेटिकली नहीं। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चा टूटे हुए अल्फाज में अपनी बात पूरी तरह से बता देता है। इमोशनल डेवलपमेंट कहाँ क्या इफ़ेक्ट करती है, तो इमोशन जो होते हैं हमारे पास वो फेयर की बात करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके अगर पेरेंट्स में लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर कहीं पर हम रिस्ट्रिक्शन करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं इन तमाम चीज़ों को, किसको, कि इमोशनल डेवलपमेंट को। आपको पता है 3 हमारे पास बेसिक बोन इमोशंस होते हैं, फेयर, लव एंड एंगर। तो ये याद रखिएगा, 3 इमोशन है, फेयर, लव एंड जो एंगर है, ये 3 हमारे पास इमोशंस होते हैं। परमानेंट चेंज बिहेवियर जो होता है वो किस तरह से आता है, किस वजह से आता है, लर्निंग की वजह से आता है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरलिज्म विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर, तो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। दैट क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो पेवलोव ने दी थी। स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इज क्लासिकल कंडीशनिंग। जो SR की बात करते हैं वो हमारे पास करते हैं क्लासिकल, और अगर RS की बात होगी, इसी के ऑपोजिट होगी, तो वो होगा हमारे पास स्किनर का, और ये होगा ऑपरेंट कंडीशन मॉडल। चेंज इन बिहेवियर इज ड्यू टू री इन्फोर्समेंट, तो ये कौन सा होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल। ये इसमें क्या होता है, री इन्फोर्समेंट के जरिए चेंज की जाती है, यानी कि हम बच्चे को री इन्फोर्स करते हैं, कोई ना कोई मोटिवेशन देते हैं, उनको इनाम देते हैं, उनको टॉफ़ी दे देते हैं, उनके लिए क्लैप करवा देते हैं, तो वो क्या है, रिस्पॉन्स के साथ स्टिमुलस आता है। ऑपरेंट कंडीशंस की बात हो रही है। विच वन इज़ नॉट पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, ओबियसली पनिशमेंट जो है उसका हमेशा नेगेटिव असर पड़ेगा और बच्चा नहीं सीख पाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, तो कार्ल रॉजर्स हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर थ्योरी, जो है वो भी कार्ल रॉजर्स ही हैं। ये हमारे पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी थेरीज हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रॉजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द क्लाइंट, कि क्लाइंट होता है, काउंसलर की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें क्लाइंट भी होगा, तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्लाइंट ही होता है। ये डिफरेंट थेरीज हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ी थी आपको कि कार्ल रॉजर्स ने हमें दी हैं, और ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी उन्होंने दी है, और इस तरह से क्लाइंट सेंटर भी थेरी दी है। ये कहते हैं क्लाइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज़ द IQ ऑफ एवरी चाइल्ड, कितना होता है, तो एवरी चाइल्ड का जो IQ होता है वो 90 to 110 होता है। व्हाट इज़ द IQ ऑफ मेंटली रिटार्ड चाइल्ड, बिलो 90 यहाँ पे चूँकि दिया गया है, लेकिन 70 आएगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो मिनिमम होगा आप वही आंसर लगाइएगा।
इन पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट विद डॉग प्रायर टू कंडीशन, यानी कंडीशन से पहले स्लाइवेशन वाज द, क्या था वो, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, क्योंकि बेल को उसके साथ एसोसिएट नहीं किया गया था। अभी अभी ये बात कंडीशन से पहले थी। अभी बेल जो है वो खुद ब खुद बजती रहती थी। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं या कोई सॉन्ग सुनते हैं तो म्यूज़िक पीछे मौजूद होता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हम एक सॉन्ग को बार बार सुन रहे होते हैं तो जैसे ही म्यूज़िक बजता है तो हमारे माइंड में वो गाना आ जाता है। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को याद कीजिए कि एसोसिएशन और एसोसिएशन से पहले और बाद का डिफरेंस है इस थ्योरी के अंदर। और अगर आप इसको इस तरह से रिलेट करेंगे तो आई होप आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, ये मीनिंग है, याद रखिएगा, मीनिंग ऑफ द वर्ड ये है। ठीक है, द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और मैंने बताया था ये साइको एंड लोगोस से मिलकर बना था, और इसे स्टडी ऑफ सोल की बात की गई थी, लेकिन अब इसे स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। हु सेज मैन इज अ कॉन्शियस एनिमल, ये कहा गया विलियम वुंड एंड विलियम जेम्स ने, और ये सबसे पहले इन्होंने कहा था कि कॉन्शियस एनिमल है, और इस ये बाय पार्ट और बाय फंक्शन जो है माइंड की स्टडी करते थे। आईक्यू जो है वो क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वोशंट होता है। फॉर्मूला ऑफ आईक्यू होता है कि मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। मेंटल एज का मतलब होता है एक बच्चा अपनी एज, मिसाल के तौर पर उसकी एज 18 साल है लेकिन वो काम 20 साल वाले बच्चों की तरह कर रहा है, तो वो, और उसे हम 100 करेंगे तो ये ज़ाहिर है एवरेज के से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एक बच्चा, जिसे हम कहते हैं कि जो मेंटली पीछे रह जाता है, अगर उसकी एज 20 साल है लेकिन काम वो 10 साल वाले बच्चों का करता है, तो इस तरह से हम मेंटल एज जो है वो मेजर कर सकते हैं। फार्मूला किसने दिया था, वो स्टर्न ने दिया था। ठीक है, गाइडेंस इन एजुकेशन, गाइडेंस जो स्टार्ट हुई थी एजुकेशन के अंदर, और इसका एक प्रॉपर जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, वो डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, तो बीने ने दिया था। इनमें कॉन्सेप्ट देखिए, याद रखिएगा, आईक्यू का जो फार्मूला है वो स्टर्न ने दिया था, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो दिया था बीने ने, और इसके अलावा मेंटल इंटेलिजेंट जो फार्मूला है वो टर्मन ने दिया था। तो इन तीनों टर्म्स को याद रखिएगा, लाजमी एक क्वेश्चन आता है इसमें से, राइट। ओके जी, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द लर्निंग एंड अचीवमेंट इन एजुकेशन, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो औलाद, वो औजार, वो चीज़ें जिससे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी अचीवमेंट को, तो हमारा जो औजार होता है, हथियार होता है, वो टेस्ट ही होता है। ठीक है, मेजरमेंट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या करेगा मेजरमेंट, क्या करेगा, एक टेस्ट हमने दिया, मेजरमेंट क्या करेगा कि जिस 80/100 नंबर आ गए, बस मेजरमेंट ये होती है कि नंबर गेम बता दी जाती है हमें। इवैल्यूएशन गेम क्या होती है, वो वैल्यू को जज करेगा कि पहले 80/100 आए, 80/100 के बाद असेस किया कि ये 80/100 ग्रुप में कहाँ लाए कर सकते हैं। मे बी 80 बच्चों के 80/100 आ गए हों, तो जाहिर सी बात है ग्रुप में उसकी पोजीशन क्या है, उसका रैंक क्या है, तो ये वैल्यू जजमेंट जो होती है वो इवैल्यूएशन के अंदर आती है। द स्कोर्स ऑफ अ स्टूडेंट इन अ पेपर, ये क्या होगा, मेजरमेंट होगी। इवैल्यूएशन आंसर द क्वेश्चन हाउ गुड, कि कितना अच्छा है, क्या रिगार्ड है, आया पोजीशन आई है, नहीं है, कौन सा रैंक है, कौन सा नंबर है, ये तमाम चीज़ें। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंट बाय थॉर्नडाइक एंड पेवलोव का जो वर्क है वो डॉग के ऊपर था। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो ब्रूनर ने दी है, और ये कैटेगराइज की गई है, और क्योंकि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है ब्रूनर ने दी है, इसमें वो कॉग्निशंस की बात करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं पर्सनैलिटी टेस्टिंग के लिए, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो ये क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है रिवर्सिबिलिटी को। आगे एसआर जो है वो हमारे पास बिहेवियरल थ्योरी की बात करता है, और ये एसोसिएट करता है इस चीज़ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इन डोमेन इज़ अ डोमेन ऑफ लर्निंग, तो अफेक्टिव डोमेन है। ठीक है, इनमें से, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल भी नहीं होती, स्पेशल भी नहीं होती, एंड प्रोफेशनल भी नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्या होती है, जो अंदर से आती है, जो हमें अंदर से होता है, तो वो क्या होता है, पे भी ज़ाहिर है नहीं होगी, एक्सट्रिंसिक होगी, प्रमोशन भी एक्सट्रिंसिक ही होगी, गुड वर्क कंडीशन भी जो है वो भी हमारे पास एक्सट्रिंसिक। तो सेटिस्फेक्शन होती है किसी भी जो बंदे को, इंटरनली वह सेटिस्फाइड है, तो इट्स मीन के इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय एरिक्सन एंड टेस्ट द एम्प्लॉय रियल लाइफ प्रॉब्लम दैट द एग्जामिनी लाइकली टू फेस ऑन द जॉब आर कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक। ठीक है, कि जब हम उसका रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है उसको एग्जामिन करते हैं इस तरह से कि वो जॉब में जो फेस कर रहा हो, इसका मतलब क्या है कि हम उस पर प्रोजेक्टिव टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं।
हायरार्की ऑफ नीड वाज प्रेजेंटेड बाय मैस्लो। हायरार्की क्या होती है जी? हायरार्की होती है कि मिसाल के तौर पर आप एक इदारे में पढ़ते हैं, उसका एक डीन है, उसके बाद उसके नीचे कुछ सुपरवाइज़र हो सकते हैं, उसके नीचे जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं, देन आपके लेक्चरर हो सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द हायरार्की, ठीक है। अल्फ्रेड बी ने जो है वो इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करती है, उन्होंने इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में बात की है। एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। किस तरह से ये ग्रोथ होती है कि एक शख्स की ग्रोथ, एक बच्चे की ग्रोथ में उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसका बायोलॉजिकल फैक्टर, उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, खाने पीने को अच्छा चीज़ें हैं, हल्दी हवा है, और क्या कहते हैं बहुत सारा मज़ीद शोर की आलूदगी नहीं है, फ़ज़ा की आलूदगी नहीं है। दूसरी तरफ उसको बायोलॉजिकली उसके जो जीन्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द डैश ब्रांच ऑफ जो साइकोलॉजी की हमारी जो अप्लाइड ब्रांच होती है, यानी कि इसको जो अप्लाई कर रहे हैं हम एजुकेशन में, वो हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी कहलाती है। गेस्टॉल साइकोलॉजी जो होती है वो जर्मन साइकोलॉजी है, ठीक है। विच टाइप ऑफ नॉलेज हैज़ फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द वर्ड, डेक्लरेटिव नॉलेज। ये याद रखिएगा कि जो फैक्ट होते हैं वो हमें डिक्लेयर करते हैं, हमें बताते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ एन एज ऑफ 11 ईयर्स फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ही शी इज़ कहाँ पे लाई करेगा? ऑब्वियसली चाइल्डहुड में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि हमने 1 से 12 साल तक चाइल्डहुड होती है, इसमें प्री एंड लेटर चाइल्डहुड होती है, तो ये लेटर चाइल्डहुड में लाई करेगा। आगे हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़ बीन सजेस्टेड, तो उसका जो उसका पर्सन है जिसने इसको कॉन्सेप्ट को दिया है, नॉमेनक्लेचर है जिसका जो वो कौन है? जॉन डी मेयर एंड पीटर स्लोविये। A need is to hunger as a stimulus is to the smell of food। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है कि अगर आपको देखें, नीड इज़ टू हंगर एज अ स्टिमुलस, कि आपको ज़रूरत है खुराक की, और लेकिन आपको स्टिमुलस क्या, कि आपको भूख कैसे लगी, कि आपने स्मेल किया फूड को, तो ये क्या है? हंगर की ज़रूरत जो है उसको बढ़ाती है। कि इश्तहा नहीं, जिसे हम कहते हैं कि हम एक चीज़ को, अगर हम कहीं से गुजर रहे हों, हमें बिरयानी की खुशबू आ जाए तो हमें भूख लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या है? ये इसका स्टिमुलस है। द फर्स्ट इमोशन जो है वो मैंने बताया था आपको कि फेयर होता है, लव होता है एंड एंगर होता है, लेकिन जो अपेयर होते हैं इन्फेंट के अंदर वो कौन से होते हैं? वो जनरल एक्साइटमेंट अपेयर होती है। तो इन तीनों को आपने डिफरेंस करना है। अगर तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इमोशंस फर्स्ट जो हैं वो कौन से होते हैं, तो 3 होते हैं, लेकिन जो अपेयर होते हैं उन्होंने बताया कि जनरल एक्साइटमेंट सबसे पहले अपेयर हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एबिलिटी इज मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस? वर्बल टाइप ऑफ होती है, वर्बल होती है, मैकेनिकल यानी जो हाथों से पुर्जे बनाने वाला काम है, न्यूमेरिकल का मतलब वही है, स्पेशल यानी कि देखने वाली सलाहियत जो उनमें ज़्यादा होती है वो उस तरह के काम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसी एबिलिटी जो इंटेलिजेंस को मेजर करती हैं हम कहते हैं वर्बल, यानी कि वो कितना अच्छा कम्युनिकेट करता है, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी वोकैब कितनी अच्छी है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो एकेडमिक पोटेंशियल को मेजर करता है। मनोमिक टेक्निक्स जो होती हैं वो मेमोरी ट्रिक होती हैं, जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में एक मनोमिक बनाया था करिकुलम की वीडियो में, तो ये क्या करती हैं? हमारी जो सलाहियतें हैं उसको निखारती हैं, मेमोरी को बढ़ाती हैं। मेंटल एज ऑफ चाइल्ड इज़ अ मेजर ऑफ लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी एंड IQ इज़ द इंडेक्स ऑफ रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। ही याद रखिएगा कि I2 क्या है? IQ है, रेट करता है ये हमारे मेंटल डेवलपमेंट को, रेट, ओके। रेट मीन रेशो। In guidance, the role of teacher is an helper and the major responsibility of counselor is to help student to solve problem. When do we learn better? According to Thorndike law of exercise, practice 8. According to Piaget, the major accomplishment of the sensory motor stage is egocentrism. Sensory motor में क्या होता है? बच्चा egocentric हो जाता है कि उसे लगता है जो बात मैं कह रहा हूँ बस वही ठीक है मेरी, जिसे कहते हैं ना बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को मनवाते हैं, जो वो चीज़ के बारे में सोचते हैं वो कहते हैं कि बाकी भी उसके बारे में वैसा ही सोचें।
Piaget state for infancy is that a sensory motor thought and the age of measured by an intelligence that is the mental and VIS। देखिए जहाँ I आ जाएगा और जहाँ पे P आ जाएगा, ये तमाम टेस्ट कौन से होते हैं, ये तमाम अडल्ट के लिए टेस्ट होते हैं एंड प्राइमरी स्कूल के लिए होते हैं एंड हाई स्कूल के लिए होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों टेस्ट एक अडल्ट के लिए है और एक प्राइमरी स्कूल के लिए, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल के लिए है एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, तो ये हम क्या कहेंगे बी एंड सी के लिए है। अगर यहाँ पर ए आ जाएगा WA तो ये अडल्ट का टेस्ट हो जाएगा। द ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंटल मेथड में कंट्रोल नहीं होगा तो हम मैनिपुलेशन करके रिजल्ट कैसे हासिल कर सकते हैं, बिकॉज अगर कंट्रोल नहीं है तो और बाहर के फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होंगे। मॉरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड देन हम चलते हैं विच इज कंसर्न प्राइमरली विद द हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक डिसीजन एंड चॉइसेस इन्वॉल्व इन प्लानिंग फ्यूचर। तो क्या है, जब हम फ्यूचर के बारे में किसी को बता रहे हैं तो हम एजुकेशन के बारे में गाइडेंस दे रहे हैं, उसे प्रॉब्लम नहीं बता रहे, काउंसलिंग नहीं कर रहे। काउंसलिंग मीन उसको पर्सनल कोई इशू आ रहा है तो हम उसको काउंसलिंग कर रहे हैं, जैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं उसे। द टर्म री इन्फोर्समेंट रेफर टू द कौन से पेयर में आता है जी, यहाँ पर आता है कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स में। द टर्म ग्रोथ इज यूज इन प्योरली फिजिकल टर्म है बिकॉज इवेल्युएशन टेक्निक्स आर सिलेक्टेड द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। क्यों वैलिडिटी को सिलेक्ट करता है, बिकॉज अगर वैलिड होगा तो ही एक्सेप्टेबल होगा। CRT is a clearly defined and delimited domain of learning task, ठीक है। मोस्ट IQ टेस्ट जो हम करते हैं वो क्रिएटिविटी को शो करता है। यूजली NRT CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है एंड NRT जो होता है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, ये याद रखिएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस का मतलब होता है जैसे PPSC एक क्राइटेरिया बना देता है, उस पर हमें मीट करना है, और NRT का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के अंदर मीट करना है हमने, ठीक है। तो यूजुअली NRT is not used for mastered testing domain and try to understand something new by fitting it with it is already known as एसिमिलेशन। अब ये देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर किसी नई इन्फॉर्मेशन को आप फिट कर रहे हैं तो एसिमिलेट होगा। ये मेरी बहुत डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, तो आप वो ज़रूर प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी फिटेड सिचुएशन है, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, उसके अंदर आप मज़ीद ब्लॉग बनाते जा रहे हैं तो अकोमोडेट करते जा रहे हैं, लेकिन नई चीज़ों को फिट करना आपका असिमिलेशन होता है। इंटरनल स्टेट दैट मेंटेन्स बिहेवियर इज कॉल्ड मोटिवेशन। ओके, आई थिंक आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, बिकॉज इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिटेल से डिस्कस किए हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच।